नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक वो शो जहां सिर्फ खबरें सुनाई नहीं जाती बल्कि उसके पीछे का सच सामने लाया जाता है। यहां सिर्फ मुद्दे नहीं बल्कि हर खबर के पीछे की कहानी, सियासत, साजिश और सच्चाई सामने लाते हैं। जो आज के शो में हम कुछ ऐसे मुद्दों का खुलासा करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपकी सोच को झकझोरेंगे बल्कि सिस्टम से सवाल भी पूछेंगे। क्या गाजा में वाकई शांति लौटेगी या ये एक और छलावा है? और आगे बिहार में जन सुराज की पहली लिस्ट ने किसके पैरों के नीचे से जमीन खींची है? आगे बात करेंगे, क्या कानपुर और अयोध्या में हुआ ब्लास्ट हादसा था या सिर्फ साजिश? और क्या हरियाणा के एक आईपीएस की आत्महत्या सिर्फ एक अफसर की हार है या एक गंभीर आरोप? इन सभी सवालों से उठाएंगे पर्दा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जो हम आपको दिखाएंगे वो शायद किसी और ने ना दिखाया हो। लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। माफियों के कब्जे वाली सरकारी जमीनों पर बनेगा गरीबों का आशियाना, गोरखपुर में बोले सीएम योगी। मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि, स्मारक बनाने की घोषणा। आईपीएस भाई पूर्ण कुमार मामले में गरमाई सियासत, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा पोस्ट। किसी भी देश के खिलाफ अफगान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, दिल्ली में बोले तालिबानी मंत्री। गाजा में हो गया सीज फायर, इजरायल सेना ने बुलाए वापस सैनिक। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के सभी दलों में बनी सहमति, जल्द होगी घोषणा। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखा उत्पाद और बिक्री का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। आईएएस अमनीत को मिली 24 घंटे की कड़ी सुरक्षा, आईपीएस पति ने कुछ दिन पहले ही की थी आत्महत्या। करवा चौथ पर सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में उछाल, 1,20,000 रुपए हुआ गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 328 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,200 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं आज की पहली और अहम मुद्दे के बारे में। गाजा की खूनी लड़ाई अब धीरे धीरे ठंडी दिख रही है। पिछले लंबे समय से इजरायल और हमास के बीच चल रहे झड़पों के बाद अब शांति की उम्मीद जग रही है। इसके पीछे एक वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तैयार किया गया पीस प्लान। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या इस शांति योजना गाजा के लोग राहत की सांस ले पाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार ट्रंप की तारीफ क्यों की? और क्या भारत की इस नीति से घर में और विदेश में कौन कौन से संदेश जा रहे हैं? आज की इस खास रिपोर्ट में हम इन सभी सवालों का जवाब खोजेंगे। आपको बता दें, गाजा जो 2023 से लगातार इजरायल के हमलों की चपेट में था, अब शांति की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसके पीछे वजह है ट्रंप का वह शांति प्रस्ताव जिसे दोनों पक्ष इजरायल और हमास ने स्वीकार किया है। इस ऐतिहासिक समझौते के लिए ट्रंप की जमकर तारीफ भी हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इस योजना की सफलता पर बधाई दी है। सितंबर के बाद उन्होंने 4 बार ट्रंप की तारीफ की। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि वह शांति योजना गाजा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बार मोदी ने ट्रंप की तारीफ करके एक साफ संदेश दिया कि भारत गाजा में शांति के पक्ष में है और वह एक संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने ना तो इजरायल को नाराज किया और ना ही फिलिस्तीन को। वहीं विपक्ष खासकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत सरकार की फिलिस्तीन नीति पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को इस मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय और नैतिक नेतृत्व दिखाना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को बधाई देते हुए स्पष्ट किया कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे शुरुआत से ही युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और कूटनीतिक समाधान के पक्ष में रहे। उन्होंने 2 राष्ट्रपति समाधान वकालत भी की। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव है। मोदी ने ट्रंप की लगातार तारीफ करके उनके साथ अपनी व्यक्तिगत दोस्ती को बरकरार रखा है। ये कदम अमेरिका को ये संदेश भी देता है कि भारत ट्रंप संबंध मजबूत है, खासकर तब जब पाकिस्तान अमेरिका के करीब होता जा रहा है। जाहिर है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बन रही है जो शांति और स्थिरता के लिए
काम करता है। यूक्रेन संकट पर भी वे बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान के पक्षधर रहे हैं। मोदी रूस के पुतिन के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखते हैं। वहीं उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी कई बार सपोर्ट किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी की ये डिप्लोमेसी भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करेगी? क्या ट्रंप के पीस प्लान से गाजा में स्थायी शांति आ पाएगी? और क्या भारत विरोधियों के संदेशों को नजरअंदाज कूटनीति के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ा पाएगा? देखा जाए तो गाजा में शांति के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का पीस प्लान एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे पूरी ताकत से समर्थन दिया है। ये न केवल भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा है, बल्कि घरेलू और वैश्विक स्तर पर मोदी सरकार की संतुलित और मजबूत विदेशी नीति की भी कहानी कहता है। आगे देखना होगा कि ये शांति कितनी टिकाऊ होती है और भारत इस नई वैश्विक पटल पर कैसे अपनी भूमिका निभाता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अब हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, उस नई हलचल की जिसने सियासी मैदान में गर्मी बढ़ा दी है। जी हां, प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी ने आखिरकार अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 51 उम्मीदवारों की ये लिस्ट न सिर्फ जातीय समीकरण को ध्यान में रखती हुई है, बल्कि कई सियासी संकेत भी देती है। बिहार की राजनीति में इसे सिर्फ एक उम्मीदवारों की सूची नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जन सुराज की ये पहली लिस्ट एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? क्या वाकई जन सुराज महागठबंधन की बी टीम की भूमिका निभा रही है, जैसा कि विपक्षी खेमा आरोप लगाता रहा है? क्या इन 91 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला 2025 के चुनाव के नतीजों की दिशा तय करेगा? आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा तय नहीं हो पाया है। इसी राजनीतिक असमंजस के बीच नई पार्टी ने जोरदार एंट्री कर ली है और वो है प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। पार्टी ने अपने पहले वायदे को निभाते हुए 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और ये लिस्ट सिर्फ नामों की नहीं, बल्कि सियासी संदेशों की लिस्ट है। जातीय संतुलन, बड़े चेहरे, जमीनी नेता और रणनीतिक सोच, सब कुछ इस लिस्ट में साफ दिखाई पड़ता है। 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा, 9 अल्पसंख्यक, 9 अनुसूचित जनजाति और 8 सवर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। जन सुराज ने कुछ ऐसे नाम भी उतारे हैं जो चुनाव को रोचक बना सकते हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री कपूरी ठाकुर की पोती जागृति ठाकुर, पूर्व डीजीपी आर.के. मिश्रा, भोजपुरी गायक रितेश पांडे, चर्चित भौतिकी लेखक के.सी. सिन्हा, न्यूरोसर्जन डॉक्टर अरुण कुमार, प्रीति किन्नर, थारू और प्रजाति समुदाय के प्रतिनिधि। इस लिस्ट में कई ऐसी सीटें हैं जहां 2020 के चुनाव में हार जीत का अंतर बहुत कम था। 29 सीटों पर 16,000 से कम वोटों का अंतर था और 19 सीटों पर तो मुकाबला बेहद कड़ा था। इसमें से 12 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए बेहद कम अंतर से जीती थी। अब अगर जन सुराज कुछ हजार वोट काटती है तो सीधे सीधे नुकसान एनडीए को हो सकता है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह सकते हैं कि जन सुराज के मैदान में उतरने से आरजेडी को फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रशांत किशोर बार बार ये दावा कर चुके हैं कि वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। जन सुराज पार्टी का जातीय समीकरण बहुत सोच समझ कर तैयार किया गया है। लोकप्रिय चेहरों और सामाजिक प्रतिनिधित्व के मिश्रण से वो नई पीढ़ी और हाशिए पर खड़े समुदाय को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एंट्री से खासकर त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई पड़ रहा है, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। जन सुराज की पहली लिस्ट ने साफ कर दिया है कि ये पार्टी सिर्फ प्रचार की नहीं, असली मुकाबले की तैयारी में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए इस नई चुनौती से निपटने की कोई खास रणनीति अपनाता है
क्या महागठबंधन को जन सुराज से छुपा हुआ फायदा मिलेगा? और सबसे अहम, क्या बिहार का मतदाता इस नए विकल्प को स्वीकार करेगा? अगले कुछ हफ्तों में तस्वीर और साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि 2025 का चुनाव अब सिर्फ दो ध्रुवों की लड़ाई नहीं रहेगा, बल्कि तीसरी ताकत भी अब पूरी तैयारी से मैदान में है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। क्या हादसों का सिलसिला कभी थमेगा? कानपुर से अयोध्या तक पटाखों और विस्फोटों की ये कहानी आखिरकार कब रुकेगी? क्या प्रशासन की सजगता ही इन दर्दनाक घटनाओं को रोक पाएगी, या फिर हर बार सिर्फ दम घुटती नाकामयाबी की गूंज सुनाई देगी? चलिए आज हम आपको कानपुर और अयोध्या में हुए धमाकों की पूरी कहानी बताते हैं, जिसमें न केवल इंसानी जिंदगियां दांव पर लगी, बल्कि कानून और व्यवस्था की पोल भी खुल गई। आपको बताते चलें, कानपुर में बुधवार शाम एक भयानक विस्फोट ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। शुरुआती अफवाहों के बीच ये विस्फोट स्कूटी में नहीं, बल्कि एक दुकान के अंदर रखे अवैध पटाखों के स्टॉक से हुआ था। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की गलियां और बाजार में खरीदारी कर रहे लोग घायल हो गए। 8 लोग घायल हुए, जिनमें 4 की हालत गंभीर अभी भी है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर मरीजों को लखनऊ के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी केवल क्षतिग्रस्त हुई थी, जबकि धमाका अवैध पटाखों के स्टॉक से हुआ था। पुलिस ने अब तक 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी तारिक की तलाश अभी भी जारी है। इसके अलावा विस्फोट में शामिल 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया गया है और संबंधित सीओ को हटा दिया गया है। पूरे इलाके की तलाशी तेज कर दी गई है। 2 गोदाम सील किए गए हैं, 18 दुकानों की जांच चल रही है। विस्फोट के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। लोग अपने खरीदे सामान को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। इसी बीच कानपुर के मिस्री बाजार इलाके में धमाका सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसमें एक महिला की हालत बेहद खराब नजर आई। उसके कपड़े जल चुके थे और शरीर काला हो गया था। दुकानदारों ने उसे चादर उड़ाई और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इन दिनों विस्फोट और पटाखा विलास की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। कानपुर के बाद अयोध्या में गुरुवार को रात सिलेंडर और कुकर ब्लास्ट से 5 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने यहां भी पटाखों से जुड़े संभावित कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या विलास के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी धमाका हो गया, जिससे इलाके में और खलबली मच गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि पीड़ित पटाखा व्यापारी था। इतना ही नहीं, पिछले साल भी थानापुर कलंदर के पगला भारी गांव में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। कानपुर और अयोध्या में हुई इन 2 विस्फोटों में पटाखा कनेक्शन सामने आया है। दोनों जगह पर अवैध पटाखों के भंडारण और बेचने की आशंका है। कानपुर में जहां पुलिस की 5 टीमें जांच कर रही हैं और कई गोदाम सील किए गए हैं, वहीं अयोध्या में भी सिलेंडर व कुकर ब्लास्ट के साथ पटाखों की भी जांच की जा रही है। ये सवाल भी उठता है कि क्या अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने के कारण ये घटनाएं बार बार होती रहती हैं। ऐसे में सवाल ये बचता है कि क्या कानपुर और अयोध्या जैसे बड़े शहरों में भी सुरक्षा मानकों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है? क्या प्रशासन समय रहते अवैध पटाखों की पहचान कर पाता, या फिर यह हादसे सिर्फ दर्दनाक सबक के रूप में रह जाती? इन विस्फोटों की गूंज न सिर्फ कानपुर और अयोध्या बल्कि पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। आने वाले समय में क्या कोई ऐसी रणनीति बनेगी जो इन खतरनाक घटनाओं को रोक सकेगी, या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? हम आपकी आवाज बनकर ये सवाल प्रशासन और जनता दोनों से पूछते रहते हैं। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। हरियाणा में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की खुदकुशी ने पूरे प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया है। जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और सिस्टम की बेरुखी, ये वो आरोप हैं जो अब सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि एक सुसाइड नोट में दर्ज आखिरी शब्द बन चुके हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत 13 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये मामला अब सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं बल्कि एक संस्थागत विफलता की गवाही बन चुका है। आपको बता दें, 2001 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने
अपने कई पन्नों के सुसाइड नोट में 13 अधिकारियों के नाम लिए थे। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया था कि वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें मानसिक प्रताड़ना, जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार बनाया है, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गए और दुखित होकर यह कदम उठाया। कुमार के आरोप के आधार पर उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने भी बुधवार को चंडीगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अमनीत कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी लिखित पत्र भेजकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने पति का पोस्टमार्टम भी रुकवा दिया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मामले में सक्रिय हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। वहीं मृत्यु से एक दिन पहले 6 अक्टूबर को वाई कुमार ने अपनी वसीयत तैयार कर संपत्ति अपनी पत्नी के नाम की और उसी दिन सुसाइड नोट भी तैयार किया, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा था। घटना के समय उनकी पत्नी जापान में एक आधिकारिक दौरे पर थी। जब उन्होंने अपने पति से संपर्क करने की कोशिश की और कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अपनी बेटी से जांच करने को कहा। बेटी ने घर जाकर देखा कि वे बेसमेंट में मृतक अवस्था में थी। बाई पूरन कुमार की आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि हमारे प्रशासनिक ढांचे में मौजूदा उन खामियों को उजागर करती है जो आज भी संवेदनशील और प्रतिभाशाली अधिकारियों को न्याय से वंचित रखती है। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होगा। क्या एक सिर्फ औपचारिक जांच बनकर रह जाएगा या वास्तव में जवाबदेही तय हो पाएगी? ये तो थी आज की खबरें अब तक की। कुछ ऐसी सच्चाइयां जो पर्दे के पीछे छिपी थी, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अब भी अधूरा था। गाजा से लेकर बिहार और हरियाणा तक हर मुद्दे हमें यही बताता है कि राजनीति हो या प्रशासन, सवाल पूछना, जवाबदेही तय करना आज भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगली बार जब हम सच की तह तक जाएं तो आपसे भी जुड़ सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।